finally, may I mention that the energy content of even the known reserves of uranium and thorium that we have amounts to more than 15 times the reserves in coal and oil that we possess today. लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया के सारे देश ऊर्जा के नए स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। इनमें से सोलर और विंड एनर्जी पर काफ़ी काम हो रहा है, जिससे इनकी कीमत लगातार घट रही है और दक्षता लगातार बढ़ रही है। मगर इसके बावजूद हम बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सोर्सेज मौसम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को इस समस्या के एक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। ये सही है कि न्यूक्लियर एनर्जी से चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे हो सकते हैं, मगर हम हर दुर्घटना से कुछ न कुछ सीख कर इस तकनीक को और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तुलना की जाए तो कोल प्लांट्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या न्यूक्लियर प्लांट से कई गुना ज़्यादा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही न्यूक्लियर एनर्जी का महत्व समझकर इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण भारत ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लागू किया। इसकी वजह से हम एक स्टेज की न्यूक्लियर वेस्ट को अगले स्टेज में फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे थोरियम पर आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। थोरियम रिएक्टर्स भारत के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि दुनिया का लगभग 1/4 थोरियम भारत में पाया जाता है, जबकि यूरेनियम भंडार केवल 1 से 2% तक ही सीमित हैं। मार्च 1946 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) ने डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था परमाणु ऊर्जा से संबंधित तकनीकों पर काम करना और अपनी जैसी दूसरी विदेशी संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करना। अगले साल जून महीने में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट के उद्योग और शिक्षा मंत्री थे, एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिसर्च इन एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की। इस बोर्ड में डॉक्टर भाभा के अलावा डॉक्टर मेघनाथ साहा, सर के.एस. कृष्णन और दारा शाह वाडिया जैसे प्रभावशाली वैज्ञानिक शामिल थे। इसके बाद 3 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने 1954 में देश के सभी न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नियंत्रण में ला दिया, जो कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत है। 15 मार्च 1955 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ट्रॉम्बे में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का फैसला किया। इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए किया जाना था। उसी साल अक्टूबर में ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया गया, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को रिएक्टर के लिए ज़रूरी यूरेनियम उपलब्ध कराएगा। 4 अगस्त 1956 को दिन में 3:45 पर भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा ने क्रिटिकलिटी अचीव की। प्राकृतिक यूरेनियम का 0.7% हिस्सा यूरेनियम-235 होता है और लगभग 99.3% हिस्सा यूरेनियम-238 होता है। यूरेनियम-235 एक फिसाइल मटेरियल है, यानी ऐसा पदार्थ जो कि फिजन रिएक्शन में भाग लेकर नए हल्के पदार्थों में विभाजित हो सकता है, जबकि यूरेनियम-238 ऐसा पदार्थ है जो कि न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम-239 में कन्वर्ट हो सकता है। जो न्यूट्रॉन्स धीरे चलते हैं उन्हें हम थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ यूरेनियम-235 ज़्यादा अच्छे से फिजन कर सकता है, इसलिए हम रिएक्टर में मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम होता है न्यूट्रॉन्स को धीमा करना। पानी बहुत अच्छा मॉडरेटर होता है और इसका इस्तेमाल कूलिंग के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए हम इन रिएक्टर्स में हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 के साथ जब थर्मल न्यूट्रॉन्स टकराते हैं, तब यूरेनियम-235 के फिजन से हमें ज़्यादातर ऊर्जा मिलती है और यूरेनियम-238 के न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करने से हमें प्लूटोनियम-239 मिलता है। क्लोज साइकिल रीप्रोसेसिंग से हम इसे अलग कर सकते हैं और प्लूटोनियम-239 फिजाइल होता है, जिसका प्रयोग स्टेज 2 में भी किया जा सकता है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन का RAPS-1 रिएक्टर भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था। इसका निर्माण 1973 में चालू हुआ था और इसका डिज़ाइन कनाडा के डगलस पॉइंट रिएक्टर पर आधारित था। अगले साल पोखरण टेस्टिंग की वजह से कनाडा ने इस रिएक्टर के लिए अपना सहयोग देना बंद कर दिया और भारत ने खुद ही इसका निर्माण कार्य पूरा किया। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम-239 मेन फिजाइल मटेरियल होता है।
प्लूटोनियम 239 के कोर की चारों तरफ यूरेनियम 238 की एक परत होती है। जब न्यूट्रॉन्स इस परत से टकराते हैं तब यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है और फिजन द्वारा ऊर्जा देता है। इसके अलावा रिएक्टर में थोरियम 232 की भी एक परत होती है जो कि न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। ये यूरेनियम 233 थर्ड स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी फ्यूल है। ये प्रक्रिया जिससे एक नॉन फिजाइल मटेरियल में परिवर्तित हो जाता है उसे हम ब्रीडिंग कहते हैं। अक्टूबर 1985 में कलपक्कम में एक FBTR यानी फास्ट ब्रीडिंग टेस्ट रिएक्टर शुरू किया गया था, जिससे मिले अनुभव के आधार पर अब कलपक्कम में ही 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण हो रहा है, जो कि शायद इसी साल क्रिटिकलिटी भी अचीव कर लेगा। ये रिएक्टर कूलिंग के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करेगा। इस रिएक्टर में यूरेनियम 233 जो कि एक फिजाइल मटेरियल है उसे कोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस कोर के चारों ओर थोरियम 232 की एक परत होती है जो कि न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाएगा और फिजन में भाग लेगा। इस तरह ये रिएक्टर केवल थोरियम पर चल सकता है, मगर स्टेज 3 के लिए जितना यूरेनियम 233 हमें चाहिए, स्टेज 2 से उसे बनाने में कम से कम 1 से 2 दशक का समय लग सकता है। इसलिए अब थोरियम के इस्तेमाल के लिए दूसरी नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम चल रहा है। 1969 में तारापुर में बने पहले कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट से अब तक भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन 210 मेगावाट से बढ़कर 6,780 मेगावाट तक हो चुका है। थोरियम का इस्तेमाल करने से भारत काफ़ी हद तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें।